सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान को खुश आमदीद कहती हूँ और नया पाकिस्तान आपको एक बार फिर मुबारक हो। क्योंकि नाज़रीन, नए पाकिस्तान में अब हर चीज़ की कीमत भी नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अब आटे की कीमत को तो पड़ लग चुके हैं। आटा नायाब हो गया है। अब चीनी की कीमत भी बढ़ रही है, गैस की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल वैसे ही महंगा है, बिजली महंगी है, मज़ीद भी महंगी हो सकती है। तो तैयार रखिए अपने आप को, क्योंकि आपने तब्दीली को वोट दिया था। तब्दीली क्या आपकी ज़िंदगियों में आ गई है? ये मेरा आपसे सवाल है। खैर, ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है और ज़रा आज फैक्ट्स एंड फिगर्स पर रोशनी डालेंगे कि आटा महंगा क्यों हुआ, आटा नायाब क्यों हुआ, ये किल्लत हुई या फिर पैदा की गई। आपको एक चीज़ बता दें कि सरप्लस गंदम हुकूमत ने 30 रुपये फ़ी किलो हिसाब से नाजरीन बरामद की, और अब जब गंदम का आटे का बहरान पैदा हो चुका है, तो यही गंदम अब हुकूमत तकरीबन 60 से 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मंगवाएगी। और इसी तरीके से अब जो कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचेगा वो माहाना 40 अरब रुपए का पहुँचेगा। ये कौमी ख़जाना जो कि खाली पड़ा हुआ था, इस कौमी ख़जाने के लिए आवाम की जेबों से पैसा वसूल किया गया। अब आवाम को भूखा रखकर एक बार फिर कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया जाएगा। इस किल्लत का कौन जिम्मेदार है? ये मसनूई किल्लत अगर पैदा की है, ये हुकूमत कह रही है मसनूई किल्लत पैदा की, भाई ये मसनूई किल्लत किसने पैदा की, इसका जिम्मेदार कौन है? सवाल तो आपसे पूछा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पर नान भाइयों ने हड़ताल की हुई है, आटा नायाब है, तो शौकत साहब ये कहते हैं कि कोई भी ऐसी सूरत हाल नहीं है, आटा नायाब नहीं है, ना ही ऐसी कोई किल्लत मौजूद है। ज़रा इस पर आज रोशनी डालेंगे। पहले ज़रा महंगाई पर और आटे की किल्लत पर बात कर लेते हैं। हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन करें चीफ में सीनियर सहाफ़ी हैं फैसल अजीज़ खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शेख याकूब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। फैसल साहब, ये जो मैंने कुछ फिगर्स बताएं, ज़रा मैं डिटेल में बात करूंगी, भी नाज़रीन को बताऊंगी कि 2018 में एक्चुअली हुआ क्या था। क्या ये पहली बार हुआ है कि इस तरह आटे की किल्लत पैदा हुई, या ये मसनूई है, इसके पीछे कोई और अवामिल है? आप क्या समझते हैं? देखिए, मसनूई वगैरह तो कोई नहीं है, ये नाअहली है, काहिली है, गवर्नेंस मैनेजमेंट की कमी है, तजर्बे की कमी है, फोकस की कमी है। इसको क्या कहा जाए, एक ज़री मुल्क है और ज़री मुल्क के अंदर जो है वो लोग आटे ख़रीदने के लिए मोहताज हो गए हैं, कीमतें इतनी बढ़ गई हैं। अभी आपने एक फ़िगर दी कि 27 रुपये से 30 रुपये के अंदर पाकिस्तान ने आटा एक्सपोर्ट किया, अब 60 से 70 रुपये केजी के हिसाब से पाकिस्तान में आटा लिया जा रहा है। तो ऑलमोस्ट डबल रेट्स में लिया जा रहा है। और आपको एक जहन में अंदाज़ा होना चाहिए कि अब किसान करेंगे क्या। किसान जो है वो फसल उतारना शुरू करेंगे गंदम की मार्च अप्रैल में। ये गंदम बाहर से ले आएंगे। जब गंदम बाहर से आ जाएगी तो सिनेरियो क्या होगा? सिनेरियो ये होगा कि जो फसल लगी भी होगी वो खरीदने वाला कोई नहीं होगा, वो 20 रुपए, 22 रुपए, 18 रुपए के हिसाब से कोई नहीं लेगा। ये जो सिंपल मैकेनिज्म है ना इमारत एंड सप्लाई का, अगर कोई हुकूमत डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज ना कर सके तो फिर उसकी कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठाना जरूरी है। एक हुकूमत जो मुसलसल, ये वाली भी, इससे पिछली वाली भी, उससे पहले वाली भी, जो ब्यूरोक्रेसी है जिन्होंने सिस्टम चलाना होता है, डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज करना होता है, वो एक दफा नहीं मुसलसल नाकाम है। और ये नाकामी, ये ऐसा लगता है बिल्कुल नाहिल हैं, गधे हैं, इनको समझ ही नहीं है कि किस तरह से हमारे मुल्क के अंदर एक टमाटर जो है वो 300 रुपए किलो हो जाता है, फिर वो टमाटर 300 रुपए किलो हो जाता है, 17 रुपए किलो है। जी बिल्कुल, ऐसे शायद चल रही है हुकूमत की। जी जनाब, एक बार फिर बात करते हैं गंदम की कीमत पर। तो हमारे साथ शेख साहब भी मौजूद हैं। शेख याकूब साहब, अभी फैसल साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, कुछ मैंने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए। सर थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगी, फिर आप जवाब दीजिएगा। 2018 जुलाई से दिसंबर तक 4,61,000 मीट्रिक टन गंदम से ज़ायद गंदम बरामद की गई। उसके बाद ये नुकसान मौजूद था, किल्लत का खदशा मौजूद था, फिर भी 48,000 टन मीट्रिक गंदम जो थी वो भेज दी गई, किसी दूसरे मुल्क को दे दी गई। ये जो तलब और रसद का एक तखमीना लगाना था, एक कैलकुलेशन करनी थी, ये क्यों ना की गई और ये बहरानी कैफियत किसने पैदा की? हमारे सुमैया देखें, ये बहरानी कैफियत हकीकत में नहीं है। जैसे हमारे
फेडरल मिनिस्टर फॉर फूड सिक्योरिटी जो जिक्र कर रहे थे, ये हकीकत में आपको बताओ, आप देखें ना, आपने अगर ट्रैवल किया और क्रॉस पंजाब में या KPK में या उसमें सिंध में, तो आपको नजर आता है कि रोड साइड पे काफी बड़े बड़े यानी वो गोदाम होते हैं, उनमें गंदा पड़ी होती है। और ये फॉर द लास्ट 10 years वी हैव बीन सीइंग दिस काइंड ऑफ द स्टॉक विद अस, और इसमें कभी कोई ये नहीं हो कि कमी हुई है। और ये सरप्लस होते थे, बल्कि इसमें ये होता था कि बाज़ औक़ात ये डिप्लीट, ये ऐसे यानी इसमें ख़राबी हो जाते थे, और द लैप्स ऑफ द टाइम वो ख़राबी हो जाते थे। लेकिन ये नहीं था कि कभी गंदम की कमी हुई हो। अब भी गंदम की कमी नहीं है, बिलीव मी, गंदम की कमी नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो यहाँ कंजम्पशन है पाकिस्तान में वो 25 मिलियन टन की है, जो अपनी गंदम ही खाते हैं, हमारी जो आवाम यहाँ पे गंदम ही खाती है और दूसरी चीज़ों को कम ही खाती है। उसके बाद सेकंड बेस्ट जो एक फूड है हमारी वो राइस होती है, तो सबसे बेस्ट जो है वो ज़्यादा हम गंदम खाते हैं पाकिस्तानी। तो ये 25 मिलियन टन जो पाकिस्तान की है, पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क है इसकी क्रॉप में, और ये कभी भी कमी ऐसे नहीं है। ओवर द ईयर्स आपने देखा, हाँ, जब उस वक्त हुई थी नवाज शरीफ के दौर में, तो उस वक्त भी आटे की कीमत, तो ये अभी क्या हो रहा है, ये अभी कौन कर रहा है? ये 70 से 78 रुपए ये जो मिल रहा है आटा, ये कौन बेच रहा है? ये आप लोगों की हुकूमत है ना, आप लोगों का काम है चेक एंड बैलेंस करना। मैं आपको बताऊं जी, मैं आपको बताऊं, देखिए इसमें होर्डिंग का एलिमेंट है सुमैया, होर्डिंग का एलिमेंट है, बिल्कुल है। और देखिए गवर्नमेंट ने जो इमीडिएट एक्शन लिया वो ये लिया कि 300,000 टन की इंपोर्ट, और हम नियरेस्ट सोर्स से हम उसको लेके आना चाह रहे हैं, ताकि यहाँ हमारी जो एक डिमांड सप्लाई की जो एक कैफियत बना दी गई है, आर्टिफिशियल किसने बना दी गई है? किसने बना दी है सर? नहीं है, कौन लोग हैं? पकड़े ना उनको, कार्रवाई करें। ऑफ कोर्स कार्रवाई हो रही है, गवर्नमेंट ने इसको बड़ा सीरियस लिया है जो होर्डिंग कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ने देखिए लिबर्टी रखा हुआ था, जो मालिकान, जो उसके जो मिल मालिकान थे, उनको जो रिलीज हुई है उनसे फिर आगे कहाँ गायब हो गई। हालांकि ये नहीं है कि आपके सारी स्मगल होकर चली गई, स्मगल नहीं हुई है गंदम, आपकी यहीं पे आपके स्टॉक्स में मौजूद है यहाँ पे। और ये और द टाइम आप देखेंगे 2 एक और 3 रोज। चले सर, पॉइंट अगेन आप कह रहे हैं यही मौजूद है, स्टॉक में मौजूद है, हुकूमत का काम है निकाले इन जो मुनाफाखोर हैं, ये जो स्टोर करके बैठे हुए हैं उनको पकड़े। भाई ये क्या हो क्या रहा है आपकी हुकूमत में? फैसल साहब संजीदगी से गौर कर रही है हुकूमत ने, संजीदा ले लिया इस मैटर को? देखिए हुकूमत की संजीदगी तो ग्राउंड पर नज़र आ गई है कि एक रोटी है 20 रुपए की है, और अगर किसी घर के अंदर 5 अफराद हैं तो वो एक वक्त के अंदर 100 रुपए की रोटी खाएंगे, और दिन के अंदर वो 300 की रोटी खाएंगे। अगर वो खाली रोटी के साथ दाल खाते हैं, कोई सब्जी खाते हैं, तो 200-300 की वो भी होगी। तो इस तरह से अगर आप हिसाब किताब लगाएं तो एक बंदे के घर में जिसमें 6 लोग रहते हैं तो उसको सिर्फ रोटी और गोश्त मुर्गी की ज़रूरत नहीं है, दाल सब्जी के साथ तकरीबन 28-30 हज़ार रुपए उसको इसके देने पड़ेंगे। इसके बाद फिर आप सर पानी का कैन भी 20 रुपए का, अगर ना खाएं रोटी और दाल, सिर्फ पानी पीना शुरू कर दें तो भी हिसाब किताब बिल आप अंदाजा लगाएं, गैस का बिल लगाएं, पेट्रोल का लगाएं, घर का किराया लगाएं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो लगाएं, तो ये महंगाई जो है वो मल्टीप्लाई हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है। और हुकूमत को पता था नहीं पता था, हमारे दोस्त कह रहे हैं कि हमारे पास सरप्लस होती है, हमने खुद बेच दी गंदुम, इसको अंदाजा लगाते हुए कि हम दुनिया में 5वें नंबर पर सबसे ज्यादा गंदुम की पैदावार करने वाला मुल्क है, हमने बेच दी। हमें ये अंदाजा नहीं था कि किसके पास है, कहाँ है और कैसे ये बहरान खड़ा हो जाएगा। और अब हम बार बार हुकूमत से सुन रहे हैं कि मसनूई है, लेकिन आम आदमी के लिए मसनूई है या नहीं है, उसके लिए रोटी 20 रुपए की है। अब मामला ये कि मसनूई को हल कैसे करेंगे और कितनी जल्दी करेंगे, कितनी गिरफ्तारियां करेंगे, कितने फ्लोर मिल बंद करेंगे, कितने जुर्माने करेंगे, किस तरह सिस्टम बनाएंगे। एंड हर मामले पे आके ये रुकता है कि ब्यूरोक्रेसी पीटीआई की गवर्नमेंट को चकमा दे रही है, ब्यूरोक्रेसी किसी और के कहने पर चल रही है, वो बहरान खड़ा करती है, वो चीजें बेच देती है और उसके बाद सिनेरियो कुछ और कर देता है। ये 16 महीने में कोई 7वां 8वां ऐसा बहरान है जो पाकिस्तान के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है उसके थ्रू कैलकुलेट हुआ है और सामने आया है, और सारी कौम इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट को इमरान खान को बुरा भला कह रही है। तो ब्यूरोक्रेसी में तो चेंजेस भी करी, फिर उसका क्या फायदा हुआ? असल में मसला ये है कि 40 साल से जो ब्यूरोक्रेसी है, या मुस्लिम लीग नून की है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, इमरान खान साहब उनको डांट रहे हैं, धमका रहे हैं, उनको स्टेट की ब्यूरोक्रेसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुमलिकत की ब्यूरोक्रेसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सिनेरियो उस तरह का बनने लगा। अभी आप देखें पीटीआई की गवर्नमेंट ने एक लिस्ट जारी कर दी है, नौकरियों से निकाल रहे हैं। वैसे अफसोसनाक बात है वैसे ये भी कि 17 ग्रेड से 21 ग्रेड के दरमियान तकरीबन 8,000 से ज्यादा ऐसे अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत खुद भी पैसे ले रहे थे, अपनी बेगमात के नाम पे भी ले रहे थे, अपनी वालदा के नाम पे भी ले रहे थे, अपने बच्चों के नाम पे भी ले रहे थे। ये तो हाल है इस ब्यूरोक्रेसी का। तो अंदाजा लगाएं कि इसको ठीक करने में इमरान खान साहब को
क्या क्या करना पड़ेगा। लेकिन कुछ भी हो, इस सारे सिनेरियो में जो आम आदमी है, जो 5 करोड़ पाकिस्तानी है, जो कहते हैं कि एक ऐसी जिंदगी गुजार रहा है, उसके लिए 20 रुपए की रोटी लेना, दाल से खाना, सालन से खाना, किसी चीज से खाना, वो मुश्किल हो गया और मुश्किल तरीन एनवायरनमेंट के अंदर है। और ये बात पीटीआई की कहना कि मसनूई है, ये कबूल नहीं होती किसी से। अच्छा, यहाँ पर ये तमाम तर सूरत हाल है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये मुश्किल तर जिंदगी को बना दिया है। लेकिन हमारी हुकूमत फंसी हुई है अभी सिर्फ अपने मामलात में। आईजी सिंध क्यों तब्दील किया, ये नाम क्यों दे दिए, अभी इन कॉन्फ्लिक्ट्स में है। हमारे पास इश्यूज ये हैं, एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाना, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करना। सिंध बोलता है वफाक ने ये किया, वफाक बोलता है सिंध ने ये किया, और यही मामला कुछ आईजी सिंध का है। ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। तकर्री का मामला था, आईजी सिंध को हटाया गया सिंध हुकूमत की जानिब से, और ये कहा गया कि आईजी सिंध जो है उनकी सूरत हाल बनाने में नाकाम रहे। उसके बाद फिर ज़ाहिर वफाक का रद्द-ए-अमल भी आया। अब नए आईजी सिंध का तकर्री है और वो अटक गई है, डेडलॉक का शिकार हो गई है, क्योंकि 3 नाम जो कि सिंध हुकूमत ने दिए उनको वफाक ने मुस्तरद कर दिया है। एक खत भी लिखा वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को, उसका भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। और उस पर अभी आप हलीमा अली शेख साहब की गुफ्तगू भी सुन रहे थे। नाम कौन कौन से दिए थे? गुलाम कादिर थे वो साहब, मुश्ताक महर साहब और डॉक्टर कामरान फजल। इसकी समरी भेजी गई थी वफाकी हुकूमत को। शेख याकूब साहब, मसला क्या है? हर इशू को, चले छोटा नहीं कहती मैं, हर चीज़ को इशू क्यों बना दिया जाता है? अमन अमान का मसला है, कराची एक बड़ा सूबा है। अगर वफाक, अगर ये कहती सिंध हुकूमत की इंटरफेरेंस कर रहा है वफाक, तो क्यों कर रहा है, मुदाखलत क्यों कर रहा है? सुमैया, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखें, वफाक ने एक आईजी अपॉइंट किया है वहाँ पे, और वफाक की प्रेरोगेटिव है कि उसको वहाँ से हटाए या उसकी कंटिन्यूटी करे सर्विस की। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट के प्रॉब्लम्स क्या हैं। कोई भी ऑफिसर आके आप बैठ जाए, आप के अगर काम में वो हर्ज करता है तो वो क्या हर्ज कर रहा है? मैं इस बात को समझने में बड़ा कासिर हूँ। सिंध गवर्नमेंट की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो कहते हैं हमें फ्री हैंड होना चाहिए। जैसे उन्होंने एक तो सर, पंजाब में इतनी आईजी तब्दील हुए, किसने सवाल किया आपसे? कलीम इमाम साहब को हटा के आप लोगों ने यहाँ क्यों लगा दिया? सिंध हुकूमत कह रही है ना, अगर वो इतने अच्छे थे तो उनको वहाँ से क्यों हटाया गया? नहीं, कलीम इमाम को तो नहीं हटाया ना, लेकिन अब तो कोर्ट की भी वर्डिक्ट आ गई है ना, कोर्ट ने भी उनको कंटिन्यू करने को कह दिया है ना। सिंध गवर्नमेंट तो चाहती है कि उसको हटा दें। हम कहते हैं कि जब वो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने क्राइम कंट्रोल किया, उनके अच्छे इकदाम हैं, एक नहीं बहुत सारे गिनवाए जा सकते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ मसला ये है कि जो भी रूल ऑफ लॉ की बात करेगा, जो भी ये कहेगा कि नहीं जो गलत हो रहा है, जो माफियाज हैं वहाँ की, उनकी आप तो सवाल तो मैं आपसे कर ही नहीं रही ना सर, मैं तो सवाल ये कर रही हूँ। पंजाब के कई आईजी तब्दील हुए, केपीके के हुए, सर किसने सवाल आपसे किया? किसी ने नहीं किया। अगर सिंध के वो लोग कर रहे हैं तो आप लोग क्यों सवाल कर रहे हैं? नहीं, अब तो देखिए ना, अब इसकी कंसिडरेशन हो रही है जो फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे है, लेकिन बीच में जो कोर्ट की एक वर्डिक्ट आई है, कोर्ट की वर्डिक्ट को तो ओवररूल नहीं कर सकते। जब तक ये फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक तो जाहिर उन्होंने रहना है। हमारी कोई ये नहीं, हम तो कहते हैं कि अच्छा आदमी कोई भी है वहाँ पे काम करने वाला है, वो परफॉर्म करे वहाँ पे। लेकिन उनकी तरफ से आप नीयत को देखें। बदनीयत ये है कि वो कहते हैं ऐसा बंदा आ जाए जो एक रबर स्टैंप हो, आप जब चाहें उनसे इनिशियल करवा लें, आप जब चाहें उनसे अपनी मर्जी के काम करवा लें, कि गवर्नमेंट को गवर्नमेंट की तरफ चलाएं। और ऐसा नहीं है जैसे पहले होता रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। आप देखें सिंध में कितना बिगाड़ था। अब खुदा के वास्ते क्या हम उसी की तरफ वापस इसको धकेल के ले जाए? किस मुश्किल से हम निकल के आए हैं। कराची को हम निकाल के लाए, सिंध को निकाल के लाए। डाकुओं का राज था, स्ट्रीट क्राइम था, जो कराची का जो मामला था, रात को 9 बजे के बाद निकलना मुहाल था वहाँ पे। अब उसकी रोशनी नहीं, हमारे दौर हुकूमत में भी इसकी कंट्रीब्यूशन हुई। अभी तो अमन अमान की सूरत हाल वाकई बिगड़ रही है। आप नहीं, कोई नहीं बिगड़ रही, कोई नहीं बिगड़ रही है सर। इतनी स्नैचिंग के वाकये आते हैं कराची में। फैसल साहब भी इस बात को बताएंगे। फैसल साहब, क्या हालात बिल्कुल ठीक हो गए? क्या स्नैचिंग की वारदातें नहीं बढ़ रही हैं? अगवा की वारदातें कराची में नहीं बढ़ रही हैं? देखिए, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो ये कि कराची में स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ है, गाड़ियाँ छीनने के वाक़यात में इजाफा हुआ है, अगवा बराए तावान के वाक़यात भी रिकॉर्ड पर आए हैं। लेकिन ज़ाहिर पुलिस के ऊपर या और इदारों के ऊपर इन्हिसार किए बगैर लोग पैसे दे देते हैं, अपने बच्चों को बच्चियों को छुड़वा लेते हैं। और ऐसे वाक़यात मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा चलते रहे हैं कि खामोशी से एक अफसर गुम होता है, एक खातून गुम होती है, एक बच्ची स्कूल कॉलेज जाते हुए किसी दोस्त के साथ घूमते हुए गुम होती है, उसके बाद वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद आ जाती है और पुलिस को भी वहीं से मालूम होता है बच्चा गया था वापस आ गया। तो ये पैसे दे के जो पैसे लोग वापस आ रहे हैं, ये वाला सिनेरियो है।
तो अमनो अमान की सूरत हाल कराची में नहीं, पंजाब में भी बहुत खराब है। पंजाब में भी डकैतियों के वाकयात, चोरियों के वाकयात में इजाफा हुआ है और बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर हुआ है, लेकिन इसकी वजूहात जो है वो गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, इस वाले एलिमेंट है। अच्छा, मैं आता हूँ आईजी वाले मामले पर। आईजी क्यों नहीं सिंध के चीफ मिनिस्टर की मर्जी का हो, आखिर क्यों? सवाल, इस सवाल का जवाब किया है। मुराद अली शाह साहब इलेक्टेड सीएम हैं, उनके ऊपर 25 किस्म के आप इल्जाम लगाए हैं कि डिलीवरी नहीं की पीपल्स पार्टी ने, करप्शन हो गई, एबीसी इल्जाम लगाते रहे, लेकिन क्या उस लीडर को, जो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसके पास ये इख्तियार नहीं है कि उसका महकमे का एक जो सरबराह है वो उसकी मर्जी का हो, ताकि वो अपनी टीम के थ्रू काम कर सके? यही सेम फॉर्मूला पंजाब में इंप्लीमेंट क्यों नहीं होता? पंजाब में अपनी मर्जी का 1 बार, 2 बार, 3 बार वफाक में और सूबों में चेंज होता रहता है। यहां पर मामला आता है जब भी सीएम चाहता है कि मेरी मर्जी का हो, उससे एक अच्छा ऑफिसर देते हैं, उसकी सेटिंग नहीं हो पाती। लेकिन अब अगर दोबारा से सीएम साहब ये कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उन्हें एक अच्छा, जो उनकी नजर में जो भी ऑफिसर है उन 3 में से किसी एक को दे दिया जाए, लगा दिया जाए, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अब मामला यह है कि वफाक ने रद्द कर दिए तीनों नाम और 3 नाम वहां से दे दिए। एक साहब है मौजम जा, बहुत ही शानदार ऑफिसर हैं, उनका नाम दे दिया है। मोहम्मद ताहिर साहब है, उनका नाम दे दिया है। अहमद लतीफ साहब, इनका नाम दे दिया। 3 नाम दिए। ये तीनों नाम जो हैं वो अच्छे ऑफिसर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कबूल होंगे नहीं होंगे। अब अगर उन्होंने 3 नाम पहले दिए थे, उनमें से किसी एक बंदे का अगर दे दिया जाए नाम, तो उसमें प्रॉब्लम है क्या? एक नाम पे बैठ के बात कर लेना। असल में जो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए ना सूबों के दरमियान, वफाक के दरमियान, डायलॉग की, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और वो पानी का मसला हो, गैस का मसला, कचरे का मसला हो और आईजी सिंध का मसला, नहीं डायलॉग में नहीं जाते ना, जाते ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर है जिससे मसाइल बढ़ते हैं। हम देख लें भी, मैं तो बहुत शर्मिंदा फील करता हूं अपने आप को, बलूचिस्तान में 600 किलोमीटर के ऊपर बर्फबारी और बारिश हुई है, 600 किलोमीटर रकबे के ऊपर। वहां पर खाने पीने को नहीं है, वहां गैस नहीं है, वहां बिजली नहीं है ना। पंजाब का सीएम जो है वो जाम कमाल साहब को फोन करके कह रहा है कि हम आपके साथ हैं और कुछ चाहिए, या मुराद अली शाह साहब कहें कि नहीं भाई कोई अनाज चाहिए, कोई गर्म कपड़े चाहिए, कुछ चाहिए। सूबों के दरमियान जो ताल्लुक होना चाहिए, जो रवाबित होने चाहिए, वैसे नहीं है। हम जहां पे देखते हैं फौज पहुंच जाती है रिलीफ देने के लिए, वहां बच्चे फंस गए थे लम्स वाले, वहां बच्चे निकालने के लिए फौज चली गई। बलूचिस्तान के अंदर रिलीफ के काम में जाम कमाल के साथ फौज लगी हुई। जो सियासी पार्टीज हैं वो अपने आप को इतना दूर ले गई हैं कि अवाम के मसाइल के ऊपर उनका रवैया उस तरह का नहीं होता, वो पर्सनालिटी से क्लैश आपने सही बात कही। इसी तरह ब्रेक लूंगी। अवाम के मसाइल पर तो एक पेज पर नहीं आते, लेकिन चले अच्छा ही हुआ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर तो इत्तेफाक कर ही लिया इन लोगों ने, इस पर तो बातचीत कर ही ली। तो जरा इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आके स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जिस तरह मैं ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रही थी कि वैसे किसी चीज़ पर इत्तेफाक ना हो, लेकिन अच्छी खबर है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर तो इत्तेफाक हो गया है। और ये बड़ा एक अहम मामला था जो कि एक लटका हुआ था। ज़ाहिर आम केसेस हैं, तो सिकंदर सुल्तान रजा साहब जो हैं वो 5 साल के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुंतखब हो गए, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। चलिए, ये तो एक अच्छी खबर है। शेख याकूब साहब, किसी ना किसी चीज़ पर तो इत्तेफाक हुआ, कहीं ना कहीं तो आप लोग बैठे और डायलॉग किए। अब ज़ाहिर नैब कवानीन का मामला भी है, वहाँ पर क्या पेशरफ्त हो रही है? देखिए सुमैया, हम हर वक्त बैठने को तैयार हैं। गवर्नमेंट ऑफ द टाइम कभी ये नहीं चाहती कि वो फ्रिक्शन में रहे, वो अपोजिशन के साथ मिल के चलना चाहती है। हम पाकिस्तान के मसाइल हल करना चाहते हैं और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपोजिशन के साथ बैठ के ही हम हल कर सकते हैं। हमारा जो काज ऑफ कंटेंशन है सुमैया, अब आपको पता होना चाहिए, हमारी फ्रिक्शन वहाँ पे शुरू होती है अपोजिशन के साथ, जब ये होता है कि अपोजिशन अपने डिमांड्स इस सूरत में लेके आती है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ या नहीं हुआ, रेफरेंस कायम किया नहीं किया है तो क्यों किया है, और फिर उसके बाद उसकी ज़मानत क्यों नहीं हो रही है, तो गवर्नमेंट उसको फॉलो कर रही है। अब ये केसेस हैं नैब के अकाउंटेबिलिटी के, उसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ, कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत हमारे आने से भी बहुत पहले की चीज़ें हैं, जब से हमारी गवर्नमेंट बनी है। तो मेरे ख्याल में हमारी काज ऑफ कंडीशन सिर्फ वहाँ पे होती है। अब मैं असम्बली का आपको हाल बताऊँ कि लीडर ऑफ द अपोजिशन आते थे जनाब, वो 40 मिनट की तकरीर करते थे या 1 घंटे की तकरीर करते थे।
फिर जब हम उसका जवाब देने के लिए उठते थे तो वो सब गायब हो जाते थे। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं अभी आपसे सवाल ये करूंगी, मैं आती हूँ, ज़ाहिर है वुज़रा के बयानात भी तो एक फैक्टर है ना, वो भी तो किसी को नहीं छोड़ते, एक के बाद एक बयान आ रहा होता है। ज़रा से बात करेंगे, पहले कुंवर दिलशाद साहब से बात कर लेते हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। कुंवर दिलशाद साहब, बड़ा अच्छा एक आज ज़ाहिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर इत्तेफाक कर लिया है और सिकंदर सुल्तान राजा साहब अब होंगे, आपका क्या उस पर कॉमेंट है? मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा शगुन है और देखिए अगर ये मामला चला जाता कोर्ट के पास तो फिर हमारी सुबकी हो जाती है। एज अ पार्लियामेंटेरियन मैं इसको बड़ा ही बुरा तस्वर करता। अब अगर पार्लियामेंट की तरफ से अपोजिशन ने और गवर्नमेंट ने बैठ के ये नाम एक जिसके ऊपर इत्तफाक किया तो ऐसी कितनी ही चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की खातिर हम बैठ के उनको हम हल कर सकते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से मैं आपको एश्योर कराता हूँ कि गवर्नमेंट हमेशा ये चाहती है कि कंफर्टेबली और एक उसके साथ कंसेंसस के साथ हम पार्लियामेंट को भी चलाएं, हम गवर्नमेंट को भी चलाएं और इस आवाम के मसाइल को हम करें। तो हम कभी भी नहीं चाहते कि हर वक्त हमारी कंटेंशन की पोजीशन हो, कभी भी हम ये नहीं चाहते जी। पॉइंट टेकन। कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं? ठीक है कुंवर दिलशाद साहब, सवाल आपने मेरा सुना था क्योंकि शेख याकूब साहब जवाब देना शुरू हो गए थे। कैसा लग रहा है आपको, आप क्या समझते हैं हुकूमत और अपोजिशन ने अगर एक नाम पर इत्तेफाक कर लिया है सिकंदर सुल्तान राजा साहब, ये कितनी अच्छी बात है? के बाद जो है मेंबर इलेक्शन कमीशन का तकर्रर हो गया और इसी तरह जो है 45 दिन से पहले चीफ इलेक्शन कमीशन का भी तकर्रर जो है वो दोनों लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन की मशावरे से बड़े खुश आइन तरीके से तय हो गया मसला। लेकिन सबसे बड़ी राजा सुल्तान सिकंदर साहब जो है पाकिस्तान के इंतहाई अपराइट किस्म के ब्यूरोक्रेट रहे हैं और गैर जानदार रहे हैं, बड़ी पावरफुल शख्सियत है, हम इनको जानते हैं, इनका पूरे ज़हर है। वो सईद मेहदी साहब ने अच्छी इनको ट्रेनिंग दी हुई थी और वो इनके दामाद हैं और एक इनके बहनोई जो हैं वो सीडी के चेयरमैन भी हैं और इस्लामाबाद के कमिश्नर भी हैं। तो ये अच्छी खानदान है, पढ़ा लिखा खानदान है, गैर जानदार है। तो हमें इनकी अब पता चलेगा जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे ओहदे का आरफ लेने के बाद इन पर बड़े बड़े अहम मसाइल सामने आएंगे। इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अभी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के यहाँ फैसल वादा का जो है रेफर दाखिल हो गया है। सर मैं यही सवाल करने लगी थी, फैसल वादा साहब हों और दीगर केसेस हों, फॉरेन फंडिंग केस है, ऑपोजिशन ये इल्जाम लगाती है कि मुदाखलत फिर भी जारी रहेगी, ये इदारा जो है ये आज़ाद और खुद मुख्तार नहीं है, क्या वाकई ऐसी बात है? नहीं, असली तौर पर देखें पहली बात यह है कि 1956 से लेकर 1970 तक जितने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ रहे हैं वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं। वो इंडियन सिविल सर्विस से उस जमाने में उसके बड़े बड़े अपराइट किस्म के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे। लेकिन 1970 में जब याहिया खान ने अपोजिशन की डिमांड पर अदलिया से चीफ इलेक्शन कमीशन का तकर्रुर शुरू किया, जो रवायत अभी 2020 तक चलती रही। तो अब ये पहला फेज ब्यूरोक्रेसी का था, दूसरा फेज अदलिया का था, अब तीसरा फेज सिर्फ ब्यूरोक्रेसी का आ गया है। तो अब इनके लिए बड़ी सख्त आजमाइश आएगी जब ये 2023 में जो इंतखाबात होंगे। या दरमियान में बड़े बड़े अहम मिसाल है, फारूक फंडिंग का केस है, उसी तरह दीगर तमाम मामलात है। अब इनकी गैर जानबदारी को परखा जाएगा इन्हीं अरसे के दौरान। अगर ब्यूरोक्रेसी नाकाम हो गई तो ये हमारे लिए बड़ी बदकिस्मती होगी। लेकिन जाहिर है कि हमने तमाम जो फार्मूले इख्तियार कर लिए, आखिरी फार्मूला रह गया था, दोबारा हम ब्यूरोक्रेट जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन ले आए हैं। सही, तो बेहतर है कि ये फार्मूला कामयाब होता है कि नहीं होता। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया कुंवर साहब आपका। फैसल साहब, अभी जो कुंवर साहब बात कर रहे हैं, जाहिर है ये केसेस हैं, बड़े केसेस हैं, इनका फैसला भी होना बाकी है, फिर इलेक्शंस हैं, किस तरह देखते हैं आप सिकंदर सुल्तान राजा साहब? देखिए, सुल्तान साहब के बारे में अच्छी शोहरत है, सभी बता रहे हैं। मैं असल में सिलेक्शन के इस फार्मूले को मुझे ठीक नहीं लगता। ये पाकिस्तान की टॉप पोजीशंस जिसने पाकिस्तान का मुस्तकबिल तय करना होता है, उनकी सिलेक्शन के ऊपर ये जो तरीक़ेकार है पार्लियामेंट की कमेटियों का, आखिरी दिन आखिरी घंटों के अंदर सिलेक्शन, क्या पाकिस्तान में कोई मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए ऐसा जिसमें मुमलिकत के इदारों के लोगों के बारे में सिलेक्शन पहले से हो और उनकी सिलेक्शन के ऊपर ये बहस मुबाहिसा, इसमें ये नाम और वो नाम और जिन लोगों का नाम आया और जिनका पास नहीं हुआ, जिनके ऊपर करैक्टर एसेसिनेशन हो गई, किसी के घर के बारे में ये बता दिया गया, उसके बारे में ये बता दिया गया, वो उसका आदमी ये रहा है, तो जो 6-7 नाम आए उनके बाकी लोगों के साथ उनके करैक्टर एसेसिनेशन हुई नहीं हुई। तरीक़ेकार ठीक नहीं है, हो तो रहा है, मुसलसल हो रहा है। अब पिछले वाले में ये था कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने बैठ के बना लिया, उसके बाद उन्हीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिजल्ट को मानने से दोनों पार्टियों ने इनकार कर दिया। दोनों ने कहा हम फैसला मंजूर, हमें जो है इंतखाबात के वो रिजल्ट जो है कबूल नहीं है, उसके अंदर धांधली हुई है, ये रिजल्ट नहीं आए।
ये तो हमेशा का मसला है, हमेशा का मसला। आज हम इनकी इज्जत कर रहे हैं बहुत एहतराम के साथ, ब्यूरोक्रेसी दोबारा वापस आ गई, एक अच्छे ब्यूरोक्रेट बन गए हैं, कि तरीकेकार अजीब सा। लेकिन रिफॉर्म्स पर बात क्यों नहीं की जाती? अब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर भी ये सिनेरियो है, दुनिया के अंदर कौन कौन से मॉडल्स होते हैं इलेक्शन के चलाने के, वो किस तरह से होंगे। अभी बल्दियाती इंतखाबात होने सारे दौर के अंदर, आपको लगता है बल्दियाती इंतखाबात होने 2 सूबों के अंदर तो हो जाएंगे। अच्छा, सही है। पंजाब में और केपी के अंदर तो पीटीआई करवा देगी, उनका जहन के अंदर एक मॉडल है, वो चाहते हैं कि डिलीवरी हो और इमरान खान करवा देंगे वहां 2 जगह। सिंध के अंदर तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, कराची की आबादी कितनी है उसके ऊपर फैसला नहीं हुआ, नोटिफिकेशन नहीं आया। जब तक यही तय नहीं होगा कि 1 करोड़ 60 लाख आबादी है कि 3.5 करोड़ कराची की आबादी, अंदरूनी सिंध की आबादी किस तरह से, तो ये इसके अंदर पेचीदगियां हैं, वो सोल्यूशन किस तरह से होगा। और उसके बाद फिर इंतखाबात होंगे, हल्का बंदी, तो कराची में सिंध के अंदर जो है वो टेंशन है, लेकिन पंजाब में और वहां हो जाएगा। लेकिन मैं दोबारा घूम के आता हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम मोहब्बत से लेकर आते हैं और उसके बाद वही सियासी जमातें सबसे बड़े इल्जाम लगाती हैं और उसके बाद वो बेचारे मुंह छुपा के घूम रहे होते हैं। सही कह रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान है, बन गए हैं, अल्लाह करे कि अच्छी तरह काम करें, लेकिन हमें सिस्टम दूसरा लेना चाहिए। दुनिया के अंदर जो मकबूल सिस्टम है ऐसी पोजीशन पे लोगों को सिलेक्ट करने के, उनमें से किसी सिस्टम के थ्रू ऐसी पोजीशंस के ऊपर लोगों को लाना चाहिए। क्यों नहीं आते हैं? अगर आप लोग हुकूमत में आ गए तो आप लोग सही हैं, बाकी लोग कहते हैं धांधली हुई है, नून लीग आ जाती है तो आप लोग कहते हैं धांधली हुई है। सिस्टम क्यों नहीं बदलते? सिस्टम के बारे में, रिफॉर्म्स के बारे में बात क्यों नहीं करते आप लोग? मैं अपने भाई की इस बात से तो एग्री नहीं करता। जब ये कहते हैं कि पार्लिमानी पार्टी ने किया है, तो मेरे ख्याल में ये तो सबसे बड़ी खुशाइंद बात यह है कि पार्लिमानी पार्टी ने अगर नाम दी है और उन्हीं में नामों में से कोई मुंतखब हुआ है, तो मेरे ख्याल में ये पार्लिमान की भी इज़्ज़त है और लोगों की भी इज़्ज़त है जो पार्लिमान में अपने नुमाइंदों को भेजते हैं। तो मेरे ख्याल में अच्छा फ़ैसला था कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने सजेस्ट किए नाम और फिर उन्हीं नामों के ऊपर जो लीडरशिप ने जाके फैसला किया। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा एक कदम है और इंशाल्लाह आप इस दफ़ा देखेंगे कि ये एक नए तरीके से जो एक जो इंतखाब हुआ है उसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो ये भी मेरे ख्याल में पॉजिटिव जाएगा इंशाल्लाह और दोनों पार्टियों को इसके ऊपर इत्तफाक होगा। अच्छा। हम जहाँ तक आप फरमा रही हैं कि हम यानी उसमें हम रिफॉर्म्स क्यों नहीं लेके आ रहे हैं, जी। मेरे ख्याल में रिफॉर्म्स या तो किए थे 60s में फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने, या फिर उसके बाद इमरान खान ने आके किए हैं। उसके बीच में जो कुछ भी होता रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के खातिर होता रहा है। समैया सिर्फ और सिर्फ टारगेट ये होता है कि अगला इलेक्शन 3 साल के बाद है। वही तो अब टाइम की कमी है। ये मैं फिर आपसे इस बारे में बिल्कुल हम बहस और वक्त प्रोग्राम में। फिलहाल आपका शेख याकूब साहब बहुत शुक्रिया कि रिफॉर्म इमरान खान साहब ने किए हैं, पता नहीं कहाँ किए हैं, ये हम उनसे खैर पूछेंगे। ब्रेक के बाद आके बात करेंगे मासूम हुस्नूर की, क्या हुआ उसके साथ, ये ज्यादतियाँ क्यों नहीं रुक रही हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ज़ैनब कत्ल केस के बाद नाज़रीन लगता था कि अब कुछ ऐसा नहीं होगा, किसी के घर की ज़ैनब के साथ ये ज़्यादती नहीं होगी, लेकिन 2018 और 19 में उतने ही ज़्यादा ज़्यादती के केसेस बच्चों के साथ सामने आए और अब है 2020। लग रहा था कि अब ये सब कुछ रुक जाएगा, लेकिन ज़ुलैय नौशेरा में एक बार फिर जो दरिंदगी की मिसालें थी वो कायम की गई। मासूम सी 8 साल की हुस्नूर जिसे अगवा किया गया मदरसे जाते हुए, और ये बताया जा रहा है कि दोनों मुल्ज़िमान अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ज़्यादती के बाद उसे कत्ल किया गया। 2 दरिंदा सिर्फ कातिल अब पुलिस की गिरफ्त में तो हैं, लेकिन क्या अभी भी कुछ ऐसे दरिंदे आज़ाद घूम रहे हैं जो मासूम बच्चों को अपनी हवस का निशाना बना सकते हैं? इस पर ज़रा बात करेंगे। पहले ज़रा आसिफ शकुमा नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा डिटेल्स लेते हैं। आसिफ, पुलिस का क्या कहना है, ये दोनों जो मुल्ज़िम गिरफ्तार किए गए हैं, क्या इन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया है? देखिए, इसमें जो मरकजी मुल्जिम है अब्दार, इसने आज अदालत में अपने जो इसने गुनाह किया है उसका आज एतराफ़ किया है और अदालत के रूबरू एतराफ़ किया है। और इस मरकजी मुल्जिम का ये कहना था कि ये कत्ल मैंने किया है, जबकि मेरा जो साथी है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस से जब हमने रब्ता किया डीपीओ नौशेरा काशिफ जुल्फ़िकार से, उनसे हमने पूछा कि क्या इसने जो एतराफ़ जुर्म किया सिर्फ कत्ल का किया या ज्यादती का भी किया, तो वो डीपीओ नौशेरा का ये कहना था कि अभी कत्ल का एतराफ़ हुआ है, वो थोड़ा सा जो क्लियर तौर पे अभी नहीं बता पा रहे कि ज्यादती का इन्होंने एतराफ़ किया या नहीं किया।
दूसरी तरफ जब हमारी MS DHQ नौशहरा मोहम्मद शोएब से बात हुई है कि मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है, तो उनका यह कहना था कि मेडिकल रिपोर्ट हतमी तौर पर अभी नहीं कहा जा सकता कि ज्यादती हुई है या नहीं हुई। हमने मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए डेड बॉडी जो है वो खैबर मेडिकल कॉलेज भिजवाई है। 3-4 रोज में जो रिपोर्ट है वो आ जाएगी, इन्वेस्टिगेशन मजीद हो रही है, उसी में कहा जा सकता है कि ज्यादती हुई है या नहीं हुई। दूसरी तरफ इतना उन्होंने कहा है कि बच्ची के गले पर निशान थे और ये मुबैना तौर पर ये कहा जा सकता है कि बच्ची का गला दबा कर जो है उसका कत्ल किया गया। चूंकि डेड बॉडी 4 सेरे पानी के अंदर थी, टंकी में थी, तो ये भी पुलिस ये भी कह रही है कि पानी की वजह से जो डेड बॉडी है उसमें जो निशानात थे वो जाया हुए हैं, इस वजह से इन्वेस्टिगेशन। ठीक है आसिफ शकूर, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे हमें डिटेल बता रहे। समझ में नहीं आता अल्फाज क्या इस्तेमाल किए जाए। फैसल साहब, क्या ज़ैनब के कातिल को अगर सरेआम फांसी दी जाती, जो कि ज़ैनब के वालिद का मुतालबा था, तो क्या ये केसेस रुक जाते, आप समझते हैं? देखिए, सोसाइटी में शऊर का मामला है, उस पर कोई हुकूमत, कोई इदारा उस तरह से काम नहीं कर रहा, और जो मिसालें कायम करनी चाहिए थी जिसका आप हवाला दे रहे हैं, अमीन अंसारी साहब, ज़ैनब के वालिद, उन्होंने 2 साल तक लड़ाई लड़ी, उसके बाद पार्लियामेंट ने कानून बनाया और कानून इतना कोई मजबूत नहीं था। 10 साल से 14 साल कैद की सज़ा अगर साबित हो जाए। असल में जब तक ऐसे मामलात में इबरतनाक सज़ाएँ ना दी जाएं और सारी कौम, हुक्मरान, सियासी जमातें, सब लोग एक कैंपेन ना चलाएं, ये बिल्कुल एक ऐसा इन्वायरमेंट ना हो कि जिसमें सबको शऊर दिया जाए, समझाया जाए, बताया जाए। मतलब ये बताने की चीजें तो नहीं, लेकिन खौफ पैदा किया जाए। कानून सख्त होना जरूरी है। चोर का हाथ काटा जाएगा तो चोर चोरी से रुक जाएगा। बिल्कुल क्या सही बात है। अब जो रिपोर्टर बता रहे थे कि 2 को गिरफ्तार किया, वो कह रहा है इसमें मेरा कसूर, इसका कसूर जो है इसने मारा नहीं है, मैंने मारा है, मैंने कत्ल किया, मुझे जो है गिरफ्तार कर ले। असल में इस सोसाइटी के अंदर ये तमाम चीजें जब तक आप मिसालें कायम नहीं करेंगे तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। इस पर मेरा ख्याल है सो मोटो एक्शन जरूर लें। जस्टिस गुलजार वो इस पर, हमारे चीफ जस्टिस वो इस पर सो मोटो ले। बहुत सारी चीज़ों पे ज़रूरत है कि वो सो मोटो एक्शन ले और ऐसी इबरतनाक किस्म का एनवायरनमेंट क्रिएट करे जिससे लोगों को खौफ होगा तो ये चीज़ें होंगी। अदरवाइज एक के बाद दूसरा सीन और दूसरे के बाद तीसरा सीन। हमने वो पिछले दिनों अमीन अंसारी साहब से गुफ्तगू की, ज़ैनब वाला मामला था, ज़ैनब वाले मामले से लेकर उस दिन तक जब वो बिल पास हुआ, ज़ैनब एक्ट पास हुआ, 500 से ज्यादा केसेस अगवा के और बच्चियों के रेप के और कत्ल के जो रिपोर्ट हुए। तो मामला ये है कि उस सिनेरियो चेंज नहीं हो रहा, उसको कहते हैं ठीक है एक केस हो गया, आगे चलो। ज़ैनब की दूसरी बरसी पर जब ज़ैनब एक्ट आया तो उसके बाद ये केस होना क्या है? ये इबरतनाक सजाएं देने की जरूरत है और मिसालें कायम करने की जरूरत है, खौफ पैदा करने की जरूरत है, कानून सख्त बनाने की जरूरत है। 10 साल कैद, 14 साल कैद ये नाकाफी है। किसी बच्ची को अगवा करना, नजरसानी करनी चाहिए इस एक्ट पर, लाजमी करनी चाहिए, सो मोटो एक्शन होना चाहिए, इबरतनाक सजाएं होनी चाहिए। और उसके बगैर ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। जब तक सजाएं सख्त नहीं होंगी और मिसाल कायम नहीं की जाएगी ये चीज़ें नहीं रुकेंगी। 500 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो गए ज़ैनब के वाक़े के बाद। आज हम फिर एक बच्ची का जिक्र कर रहे हैं और अफसोसनाक मामला है। इसको ठीक करने के लिए जरूरत है कि पूरी कौम एक कैंपेन करे। आपने कहा कैंपेन चलानी चाहिए या आगाही मुहिम बच्चों में, बच्चियों में, उनके वालिदैन में फैलाना, ये कितना जरूरी है? देखिए, मैं चाइना की छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर बार बार दिया करते हैं, अगर कोई वहां पर टैक्स नहीं देता तो उसका सोशल बाइकआउट कैसे करता है उनका सिस्टम। उसका फोन नहीं चलता, वो ट्रैवल नहीं कर पाता, वो उसकी खरीदो फरोख्त नहीं होती, उसके घर का इंटरनेट बंद हो जाता है, उसका बैंक अकाउंट सीज हो जाता है, उसके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, वो ट्रेन में सफर नहीं कर सकता है, वो बस में सफर नहीं कर सकता है, वो एयरलाइन का टिकट, खाली टैक्स चोरी पर, एक टैक्स चोरी पर उनके इतने सोशल बाइकआउट कर देते हैं। वो हमारी ये बच्चों को अगवा किया जा रहा है, बच्चों के रेप हो रहे हैं, उनको कत्ल कर रहे हैं और सजाएं 10 साल और पता नहीं साबित हो गया। तो कानून सख्त करने की जरूरत है, कानून सख्त करने की जरूरत है और आगाही भी नाज़रीन उतनी बहुत जरूरी है। फैसल अजीज खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप वक्त निकाला। जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगी, हुकूमत से मेरी इल्तिजा है कि प्लीज़ कानून को सख्त करें और वालिदैन से इल्तिजा है कि प्लीज़ अपने बच्चों की हिफाजत करें। ये भेड़िए घूम रहे हैं जो आपके बच्चों को कभी भी नोच खसोट सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।